नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम आपको बता रहे हैं कि सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई किस तरह से करें। कई विद्यार्थी होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और उनको ये लगता है कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि हमको वास्तव में पढ़ना है तो हमें अपने पूरे सिलेबस को कवर करके और यदि हमें अब अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो हमें पूरे सिलेबस को कवर करना चाहिए। और जब आप किसी भी चीज़ को यूनिट वाइज एक-एक चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाता है और आगे की पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान होती जाती है। और ये कोर्स करने के बाद अगर आप मान लीजिए सीटीईटी के एग्ज़ाम में जाते हैं या आप टीईटी देते हैं या वर्ग 2, 3, 1 जो भी देते हैं या मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आपकी एजुकेशन से पूछी जाती है। और एजुकेशन जो है वो केवल किसी एक विषय का वो नहीं है, वो उसमें हर विषय का समावेश है। तो इसलिए हमें सभी को ये सिलेबस क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रश्न पत्र 8 की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम जो द्वितीय वर्ष का पहला पेपर है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो पूर्णांक होता है ये 100 नंबर का टोटल पेपर है और 70 मार्क्स जो हैं इसके आपके सैद्धांतिक पेपर पे हैं और इंटरनल मार्क्स आपके जो आपके प्रोजेक्ट और फाइल और असाइनमेंट वगैरह जो होता है उस पर आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। आइए अब हम समझते हैं। अब यदि हम देखते हैं तो आपके इस पेपर में टोटल 5 यूनिट दी गई है। इकाई 1 में है आपका मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें आपको अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता और महत्व, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध, मनोविज्ञान की विधियाँ, बुद्धि का अधिगम, अवधारणा एवं परस्पर संबंध, सीखने को प्रभावित करने वाले सकारात्मक और नकारात्मक कारक, सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषा, सृजनात्मकता बालक की पहचान और शिक्षा में सृजनात्मकता की उपयोगिता। इन सब चीज़ों के बारे में हमको यूनिट 1 में पढ़ना है। और अगर हम देखें तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार वो आपके या तो पहले 2 भागों से पूछे जाते हैं और या दूसरे 2 भागों से। कई बार बीच से पूछ लिए जाते हैं और पहले से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सभी जो हैं वो पूरी यूनिट को लेकर के चलें। और जब हम एक-एक चीज़ को समझते चलते हैं तो हमारे लिए किसी भी उत्तर को लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो जब हम यूनिट 2 में आते हैं तो यहाँ दिया है आपका संज्ञान एवं अधिगम। तो व्यवहारवाद के नियम, सिद्धांत और उसकी समालोचना पढ़ना है यहाँ हमें। अधिगम की प्रक्रिया, प्रकार और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने का महत्व, इसके बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं और कुछ बना रही हूँ, तो ये आपको मटेरियल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और निर्माणवाद परिचय, जीन प्याजे के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास का ढांचा और प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका विभिन्न अवस्थाओं में विचारों की विशेषताएं और संज्ञानात्मक वाइगोट्स्की का सिद्धांत। ये मुझे कल किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा है, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, आप देख लीजिएगा। और होडम्पी विकास के संदर्भ में उपकरण और प्रतीकों का क्या महत्व होता है, ये भी मैं बताऊंगी आपको। और सूचना प्रक्रिया उपागम, मस्तिष्क की आधारभूत संरचनाएं, कार्यरत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, अवधान, एनकोडिंग, पुनः प्राप्ति, ज्ञान की संरचना, स्कीमा या अवधारणात्मक परिवर्तन, कैसे ये सतत विकसित होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके इस सिलेबस में दिया हुआ है। फिर है आपका लास्ट में संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत एवं सामाजिक, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, भाषाई एवं गामक विकास में बच्चों के खेल में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंतर। तो इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और सिलेबस सभी के पास है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। इसके बाद आप चलते हैं हम, तो देखेंगे इकाई 3 में व्यक्तित्व विकास में खेल की भूमिका। तो यहाँ हमें खेल का अर्थ, प्रकार, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपने देखा था, आए थे वहाँ पर। और खेल में समूह गतिविधि क्या हो, खेल के नियम क्या हो, इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है।
अगली इकाई जो आपकी चौथी है उसमें भाषा और संचार है, जो आपके बच्चे संप्रेषण कैसे करते हैं। भाषा विकास के विविध दृष्टिकोण, इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और इनके अनुरूप प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का और प्रश्नों का जवाब हमारे इस वीडियो में ही मिल जाएगा। फिर है आपका स्किनर, बांडुरा और बाल्टर्स के सामाजिक अधिगम सिद्धांत, नेटिविस्ट, चॉम्स्कियन पर्सपेक्टिव, व्यवहारवाद की समालोचना के संदर्भ में उक्त सिद्धांतों की तुलना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इसमें हैं। फिर है भाषा के प्रयोग, टर्म टैकिंग, अंतःक्रिया सिद्धांतों की तुलना, भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता, लहजे संप्रेषण में अंतर्भाषिक ध्वनि संबंधी भिन्नता, बहुसंस्कृतीय कक्षा के लिए निहितार्थ। यही चीज़ वहाँ भी पूछी गई थी कि बहुभाषी कक्षा जिस तरह से है उसी प्रकार से बहुसंस्कृतीय कक्षा होती है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों को हम लेकर चलते हैं, तो उनके बारे में है। अब इकाई 5 जो है वो है आपकी आत्मज्ञान और नैतिक विकास। इसमें हमको स्वानुभूति पढ़ना है, आत्मवर्णन, आत्म पहचान, स्व अवधारणा, आत्मसम्मान, तुलना, आंतरिकीकरण और आत्मनियंत्रण। जो मैंने आपको योगा के पेपर में भी कुछ चीज़ें बताई हैं, तो वो सब यहीं से लेकर के हैं। तो सभी विषय जो हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। सिर्फ आपको समझना है और प्रश्न को समझना है सबसे पहले, फिर उसका उत्तर देना है। नैतिक विकास, कोहेलबर्ग और कैरोल गिलिगन की समालोचना के विशेष संदर्भ में आपको नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नता लिखनी है। फिर है आपका व्यक्तित्व, अभिरुचि और रुचि का विकास। तो ये इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं आपको दूंगी। तो आप लोग इस तरह से अपनी पूरी पढ़ाई को करें। और ये आपका 8th पेपर है, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान और अधिगम है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप लोग इसी तरह से इस परीक्षा की तैयारी करें, पूरी 5 यूनिट को देखें, पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए उनको आप देखें, समझें और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैडम प्लीज़ ये वाली चीज़ आप मुझे बताइए, तो मैं बताऊंगी। और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इस तरह का ज्ञान कभी भी नहीं दिया गया है। तो ये सभी के लिए सहायक होगा और आप सभी भी ये सारी चीज़ें समझें। अभी मैंने ये आपको इस विषय का पूरा सिलेबस और प्लस आपको इसकी परीक्षा के किस तरह से प्रश्न आएंगे और पिछले वर्ष के आपके पेपर बताए हैं। तो इनके आधार पर आप तैयारी करें और लिखने की प्रैक्टिस करें अभी से। और फिर परीक्षा में जवाब कैसे दिए जाते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, तो वो आप ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही अभी किस तरह से हम फ्लो चार्ट लिखें या एरो बनाकर हम जवाब कैसे देते हैं, इस पर भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।